शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, अब अफसरों को भी अनिवार्य रिटायरमेंट। जी हां, शिक्षा विभाग में अफसरों को अनिवार्य यानी कि जरूरी सेवानिवृत्ति दी जाएगी। ये अनिवार्य रिटायरमेंट दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बाकायदा संबंधित अधिकारियों को इस बाबत चिन्हित करने के इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से खुद इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालयों के दुर्गम सुगम श्रेणी के कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। वहीं कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन करते हुए क्लस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में मंत्री जी ने कहा कि विभाग में कई अधिकारी, कई कर्मचारी, इसके अलावा ऐसे शिक्षक हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो बीमार होने की वजह से अपने कार्य और अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। विभागीय कार्यों पर जिसकी वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टा असर पड़ता है। और इसके अलावा लंबे समय से जो अनुपस्थित चल रहे थे शिक्षक, उनके खिलाफ भी बर्खास्तगी की कार्रवाई का फैसला लिया गया है कि उन्हें बर्खास्त ही कर दिया जाए। हरीश खैरा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या बड़ा फैसला, और इस फैसले से क्या माना जाए, क्या तब्दीली आएगी तस्वीर में? देखिए शिल्पा, जिस तरह से शिक्षा की बात करें, उत्तराखंड में तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक लंबे समय से नारायण हैं और नहीं पहुंच रहे स्कूलों में, और कहीं न कहीं जो अपनी बीमारी का हवाला है वो दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री रावत ने देखा है सभी की को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट का आदेश यहाँ पर बनाया गया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जब से जो शिक्षा महानिदेशक संस्थान है संभाली है, लगातार बदलाव भी देखते जा रहे हैं। विभाग में कुछ खामियां हैं, उनको भी कहीं उनको भी गौर किया जाता है। वैसे में तमाम ऐसे स्कूलों में जहाँ पर शिक्षक कुछ वेतन लेने तक ही सीमित है, क्योंकि अगर हम बात करें तो चाहे मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हैं, सुगम क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं जो टीचर्स हैं उनके सामने आ रही हैं। और जो छात्र हैं उनमें भी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभाव बहुत ज्यादा दिख रहा है तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में भी। तो जो शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया है, जो मानसिक नहीं है या अन्य बीमारी से ग्रस्त है, तो यहाँ पर रिटायरमेंट की आदेश सेवानिवृत्त करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की तस्वीर के मद्देनजर माना जा सकता है ये बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला। जाहिर तौर पर हरीश, कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया होगा पूरे के पूरे शिक्षा विभाग में, तमाम अधिकारियों में, खासतौर पर वो जो बिना किसी इंफॉर्मेशन के एब्सेंट रहते हैं। अब उन्हें बर्खास्त करने का ये कठोर फैसला जो लिया जा रहा है, कितना हड़कंप वहां मचा हुआ? बदलाव सरकार कर रही है और इसी लगातार देखी जा रही है। स्वास्थ्य को लेकर के जो बीमार हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे उनकी बीमारी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के सिद्ध पीठों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विशेष रूप से मां चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त अपनी मन्नतें लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, जहां वे माता रानी की आराधना करते हुए जीवन में सुख समृद्धि की शांति की कामना कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। उपवास रखा जा रहा है और जो लोग उपवास नहीं रख पाते हैं वो सुबह सवेरे ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए। और इस तरह से आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज घट स्थापन के साथ सभी सुनील पटेल हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुनील, आज नवरात्रि का दूसरा दिन, कैसे रौनक मंदिरों में?
नवरात्रि का दूसरा दिन है। जो दूसरे दिन जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, जिसको लेकर श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मंदिरों में जो श्रद्धालु की जो कतारें हैं वो बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी भीड़ के साथ में माता रानी का आशीर्वाद लेने, माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच रहे हैं। और वही बात करें तो आज का जो दिन होता है दूसरा शारदीय नवरात्र, वो माता ब्रह्मचारिणी का होता है। और माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं वो शारदीय नवरात्रि के 2 दिन तक जो है अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं, जिसको लेकर के जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु के अंदर एक भाव होता है जिसको लेकर वो पूजा अर्चना करते हैं। और सबसे पहले देखा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो देखा जाता है। उसको लेकर के जो है पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी को चीनी से बने जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जिसको लेकर उनकी धूप सामग्री आदि से पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु जो है सुबह से ही मंदिरों में भी आ रहे हैं और अपने जो चौकी लगाई हुई है वहां पर भी उनकी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। शिल्पा, शुक्रिया आपका सुनील पटेल, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ते आगे। हिमालय और गंगा बचाओ अभियान के तहत हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर संत समाज और बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने मिलकर गंगा पूजन किया, दुग्ध अभिषेक किया। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। पूजन के बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने और गंगा के घटते वेग पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आगे आने वाली पीढ़ी को गंगा और हिमालय के अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने तमाम नागरिकों से गंगा को और हिमालय को बचाने के लिए जागरूक होकर आगे आने की भी अपील की। विधायक उपाध्याय जी ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत चल रही है। जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें समाज के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, डॉक्टर्स, वकील और अलग अलग संगठनों के लोगों को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी, इसका मकसद होगा हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। जो हिमालय बचाओ और गंगा बचाओ का संकल्प अपने बाल जीवन से ही लेकर चल रहे हैं महाराज की। और माँ गंगा भी शैलपुत्री है, माँ यमुना भी शैलपुत्री है, परम पुत्र तो शैलपुत्र है। जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती है, उस दिन हम चेतन ज्योति आश्रम में हमारे परम पूज्य बाबा हठ योगी जी के सानिध्य में चर्चा हो रही थी ऐसे ही। और उसमें ऋषि शिवानंद जी से लेकर के हमारे नितिन जी से लेकर के सत्यनारायण जी, आज जो हम नहीं कह रहे, ये वैश्विक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले एकाध दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी। तो आप ये सोचिए, इसमें मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है कि अगर वहाँ एक बर्फ बूंद नहीं बचेगी तो क्या गंगा बच जाएगी? क्या यहाँ हरिद्वार में ब्रह्मकुंड का जो गौरव है वो बच जाएगा? क्या प्रयागराज, क्या काशी और क्या गंगा सागर? और अगर बर्फ नहीं रहती है हिमालय में तो ये तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। गंगा का पूजन और आशीर्वाद इस उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि हमारी माँ गंगा और हिमालय के ऊपर वर्तमान में बड़ा संकट है। अगर माँ गंगा की जिस तरह से हम आरती पूजा ये कर रहे हैं और भविष्य में जिस तरह से ग्लेशियर कितना पीछे चला गया, पहले गंगोत्री में था, अब गोमुख कितना 28-29 किलोमीटर चला गया, शायद इतना दूर चला गया। और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि अगर ग्लेशियर सूख जाएगा तो गंगा माँ का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाएगा सरस्वती की तरह, और हिमालय कैसे बचेगा? तो इन सब बातों को लेकर हमारे किशोर उपाध्याय जी का एक चिंतन, एक संकल्प, एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेके आए हुए हैं कि माँ को पुनः हमेशा के युग युग तक इसी तरह से पुनर्जीवित रहे और हिमालय सुरक्षित रहे। इसीलिए ये संकल्प लिया गया है और इसी के लिए आगे सरकार से मिलके और बाकी भी जन समुदाय से भी मिलके, गंगा सभा से भी मिलके, सभी लोगों को साथ जोड़ के एक मुहिम ऐसी चलाई जाएगी जिससे इसका संरक्षण और वहीं हरिद्वार में बरसात के बाद डेंगू का डंक अपना प्रभाव दिखाने लगा है, जिससे जिले में फिर से डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए। यह आंकड़ा कुल मिलाकर अब 10 के पार पहुंचकर 12 हो गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू का लार्वा भी नष्ट करवाया जा रहा है। जगह जगह छापा डाला जा रहा है ताकि जहां भी डेंगू का लार्वा मिले उसे तुरंत नष्ट किया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर और देहात में लगी हुई है, लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रही है, घर घर पहुंच रही है। लेकिन डेंगू का प्रभाव कम होने की बजाय लगातार अपना रंग दिखाता जा रहा है। डेंगू के मरीजों का मिलना लगातार जारी है।
मरीजों के घरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, डेंगू का लार्वा भी खत्म लोगों के थ्रू करवाया जा सके। संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं। संजय, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कैसी तैयारियां, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आंकड़ा किस तरफ इशारा करता हुआ? बरसात के बाद जो डेंगू है वो कहीं ना कहीं पनप रहा है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बरसात के बाद जो जल जमाव की स्थिति हो जाती है और घरों में जो कूलर होता है वहां पर पानी भर जाता है, लोग अपने घरों के पानी नहीं बदलते हैं, कूलर का पानी नहीं बदलते हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं वहां डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि जो एलाइजा जांच हुई है, 45 लोगों की जांच हुई है, उसमें 3 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब 10 से ज्यादा मरीज डेंगू के हरिद्वार जिले में हो गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा ने भी चिंता जाहिर की है और अब घर घर जाकर जो उनकी टीमें हैं वो लोगों को अलर्ट कर रही है, क्योंकि लगातार ही अगर डेंगू से बचना है तो लोगों को स्वयं से जागरूक होना होगा, स्वयं अलर्ट रहना होगा। हालांकि इसको लेकर जहां भी डेंगू का लार्वा मिलता है वहां पर टीम जाती है, लार्वा नष्ट करती है और उन्हें उपाय भी बताती है किस तरह आपको सावधानी बरतनी है। शिल्पा, यानी कि कुल मिलाकर एक्टिवली ग्राउंड जीरो पर अधिकारी क्या पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि 12 तक मामले पहुंच गया है, आंकड़ा पहुंच गया है डेंगू के मरीजों का, इसे और आगे बढ़ने से रोका जा सके। देखिए शिल्पा, लगातार ही हरिद्वार स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए तो 40 से ज्यादा लोगों की जो टीम है वो बनाई गई है, और नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए या फिर जिला पंचायत क्षेत्र की बात की जाए, लगातार टीम घर घर पहुंच रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। स्कूल कॉलेजों में भी जाकर बच्चों को बता रही है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, अगर आप साफ सफाई रख लेते हैं तो डेंगू का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, बारिश का सीजन समाप्त हुआ है, यानी जो मानसून था वो विदाई हो गई है उसकी, लेकिन अभी साफ सफाई अगर आप अपने आसपास रखते हैं तो डेंगू से आप बच सकते हैं। लोगों को तो समझाया जा रहा है, लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर और खास तौर पर अस्पतालों की क्या तैयारियां? अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं तो क्या प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों के अंदर, खास इंतजामात है क्या, अलग से डेंगू वार्ड्स बनाए गए हैं क्या? देखिए, अगर हरिद्वार जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ समय समय पर हमने देखा है कि जिला अधिकारी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे के जो मुख्य अधिकारी है, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, वो भी लगातार अस्पतालों का जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और हमारी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास डेंगू से लड़ने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। इसके अलावा जो सिविल अस्पताल रुड़की की बात की जाए तो वहाँ पर भी लगातार जायजा लिया जा रहा है, यानी डेंगू से निपटने के लिए हर संभव यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर लोग जागरूक हो जाए, लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें तो कहीं ना कहीं डेंगू का खतरा कम हो सकता है, क्योंकि लोगों के जागरूक रहने में ही सावधानी हो सकती है। बिल्कुल, डेंगू का लार्वा पनपने से पहले ही उसे अगर नष्ट कर दिया जाए, और ये साफ सफाई के मद्देनजर ध्यान रखने से ही, अलर्टनेस से ही संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। थामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन की उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल सीटें भी बढ़ाई गई हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक तरफ तो छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के बड़े मौके हैं, तो वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर करने की आस जगी है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का तो लक्ष्य यही है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिल पाएंगे, यानी कि डॉक्टरों की कमी से जो अस्पताल जूझ रहे हैं, इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है, जाहिर तौर पर फिर इसमें सुधार होगा और ये हम सब के लिए सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चलाना ही हमारा मकसद है। और इसी के मद्देनजर धामी सरकार ने ये 2 नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए हैं और मेडिकल की सीट्स भी यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। इसमें एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं,
वो यही आ रहे हैं कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। एसडीएम के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिस दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, दुकान से काफ़ी गंदगी फैलाने के साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई। इसके साथ ही शराब की कैंटीन में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैंटीन और शराब की दुकान का 1-1 लाख रुपए का चालान भी काटा। साथ ही सख्त हिदायत भी इन्हें दी गई है ताकि भविष्य में इस बात का ध्यान रख सके। देखिए, ये एक जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड स्थित ये एरिया है, यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेके है लाइसेंस धारी जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन करता है। तो इन लोगों पे चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पे जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पे जो है उनका सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1 लाख रुपए का किया गया। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग के ओनर है उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है, सीवर खुले में बहाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो कूड़ा जो है वहीं पर ही फेंका जा रहा है, उस पर उनका भी जो है 2 लाख। वहीं रुड़की के आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाकियू तोमर ने आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा कराए जा रहे निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि बिल्डिंग का निर्माण सोलानी नदी में किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन भेजा, जिससे भारतीय किसान यूनियन तोमर ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द आरोग्यम हॉस्पिटल का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो भाकियू तोमर बड़े पैमाने पर HRDA कार्यालय पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस दौरान भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा, रुड़की के पास आरोग्यम हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण चल रहा है, जिसके विरोध में हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक 200 मीटर तक नदी के किनारे किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। बावजूद इसके यहां पर निर्माण किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए हम ये मुहिम छेड़ रहे हैं। इस आंदोलन को शुरू करने की चेतावनी उन्होंने दी। उन्होंने कहा, सोलानी नदी में निर्माण की किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर निर्माण किया गया तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में वहां पर किसान भी उपस्थित रहे। एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये HRDA द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम वहाँ पे यहाँ पे HRDA में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा, ये आप लोग भली बात जानते हैं। तो आपने ज्ञापन दिया है 7 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ इनसे दोबारा मिलने आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो उसी समय यहाँ पे एक विशाल धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे तब तक वो कार्य नहीं रोका जाता है। ये एक हमारा HRDA को ज्ञापन दिया, ये में आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। ये क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ रही है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बढ़ा है, यही आरोप है। तो
निर्माण बंद हो, भूकंप भी आ सकता है, नदी भी आ सकती है, उसमें जो आदमी होंगे वो मर भी सकते हैं। वहीं देहरादून में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ खिलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी 3 युवकों में से एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी संख्या में लोगों ने रायपुर थाने का घेराव किया। हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, छानबीन जारी है। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत नशीला पदार्थ पिलाकर विशेष समुदाय की एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस दौरान मुकदमा दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ वहां पर भीड़ पहुंच गई। रायपुर थाने का घेराव भीड़ ने कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया था, इसी वजह से लोग वहां पर गुस्सा गए। हालांकि काफी हंगामे के बाद पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे। और देर सायं उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। चूँकि ये सूचना संवेदनशील थी, इस पर तत्काल जो है लिखित कोई कंप्लेन आने के पहले ही यहाँ पर जो कितने भी सीसीटीवी फुटेजेस थे और जो सस्पेक्टेड थे उनकी कॉल डिटेल मंगा ली गई थी और उसके अवलोकन से अभी प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जो 2 लड़कों के नाम इसमें बताए गए थे वो अन्यत्र स्थानों पर थे और करीब 2:30 से 3 बजे उनको फुटेजेस भी देखी गई, वो अन्य रोड पर वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो टाटा मैजिक में बैठ कर कहीं शहर में तपोवन रोड की तरफ घूमते दिखाई दिए। चूँकि अभी बहुत सारी फुटेजेस पुलिस ने कलेक्ट की, जिसका तो फिलहाल पुलिस कह रही है कि तफ्तीश चल रही है, मामले में तथ्यों को खंगाला जा रहा है। 3 आरोपी इस गैंगरेप मामले में बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है और उसके बाद उसे पुलिस संरक्षण में भिजवा दिया गया है। बाकी के 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नशीला पदार्थ खिलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया था और जैसे ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, त्वरित कार्रवाई की गई, तुरंत आरोपियों तक पहुंचा गया और तीनों को पकड़ लिया गया है। 2 को जेल भेज दिया गया और एक नाबालिग था जो आरोपी, उसे पुलिस संरक्षण में भेज दिया गया है। हरीश खन्ना संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, क्या है पूरा मामला? देखिए भाई, कल दोपहर की घटना है जब ये हादसा हुआ था। एक नाबालिग के लड़के के साथ गैंगरेप का मामला हुआ है। तो ऐसे में रायपुर क्षेत्र में जो पुलिस की तरफ से जो तमाम जो लोग थे, यहाँ पर लोग पहुंचे थे और सारे लोग पहुंचे थे, उन्होंने दबाव बनाया FIR को लेकर के और काफी ज्यादा हंगामा होने के बाद जिस तरह से फिर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। कई धाराओं में इसमें दुष्कर्म का मामला है, तो ऐसे में बहुत सेंसिटिव है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो 3 जो मुख्य लोग हैं इसमें, उन लोगों पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और SSP की तरफ से भी कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और उन्होंने खुद संज्ञान पूरे प्रकरण का लिया है। और जो नाबालिग जो लड़का है, यानी कि जो तीसरा जो 16 साल बताई जा रही है, उसको पुलिस हिरासत में रखा गया है। शुक्रिया आपका हरीश इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।